नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। हम करंट अफेयर्स की एक सीरीज़ लेकर आए हैं आपके सामने, जो कि मेनली प्रीलिम्स 2022 को टारगेटेड है। और इसके अंदर शॉर्ट में कुछ टॉपिक कवर किए जाएंगे। उम्मीद करते हैं ये पहल आपको पसंद आएगी। तो इसमें कुछ छोटे छोटे टॉपिक भी होंगे और साथ में एक बड़ा टॉपिक भी होगा। तो आज की जो फर्स्ट क्लास है वो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है ग्रीन शू ऑप्शन। इसका एग्जाम में सीधा सीधा सा मतलब पूछा जा सकता है कि एक होता क्या है। तो ग्रीन शू ऑप्शन का मतलब होता है एक्स्ट्रा शेयर इशू करने की ताकत। जब कोई कंपनी आईपीओ लाती है तो आईपीओ लाने के बाद अगर कोई और भी शेयर उसको खरीदना चाहते हैं लोग, और आईपीओ का सब्सक्रिप्शन अगर पूरा हो जाता है, तो कंपनी के पास में ग्रीन शू ऑप्शन के तहत एक्स्ट्रा शेयर इशू करने की ताकत होती है। उसी को ग्रीन इशू कहा जाता है। इसमें इतना ही ध्यान रखना है। अगला जो टॉपिक है वो जो अभी वर्तमान में जो रशिया और यूक्रेन का क्राइसिस चल रहा है उससे रिलेटेड है। तो जैसे ही इनके बीच में क्राइसिस शुरू हुआ है, ये रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है, तो एक मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन जो है वो चर्चा का विषय बना हुआ है। तो जो मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन है, इसके अंतर्गत तुर्की के पास ये शक्ति है कि वह जो डार्डेनेल्स और बोस्फोरस स्ट्रेट के माध्यम से जहाज़ों के गुजरने की सीमा निर्धारित करता है। मतलब कुल मिला के तुर्की के पास शक्ति है। जो स्ट्रेट है एक, डार्डानेल्स और बोस्फोरस स्ट्रेट के बीच में जो जहाज गुजर सकते हैं, उसको रोकने की शक्ति जो है वो तुर्की के पास है। तो तुर्की जो है, दोनों के साथ संबंध अच्छे हैं तुर्की के। यूक्रेन और रूस दोनों के साथ में संबंध अच्छे हैं। इस कारण जो ये मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन है ये चर्चा का विषय बना हुआ है। ब्लैक सी में जाने के लिए तुर्की के पास यह अधिकार है कि वो किसको जाने दे और किसको नहीं जाने दे। अगला जो एग्रीमेंट है, अगला जो टॉपिक है वो है मिन्स्क एग्रीमेंट, जो कि 2014 में हुआ था। यह सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत पर काम करता है। ये मतलब यूक्रेन और रशिया के बीच में हुआ था, जिसका उल्लंघन करने के कारण ही यूक्रेन द्वारा उल्लंघन करने के कारण ही रशिया ने उस पर हमला किया था। यह मेनली जो है मिन्स्क एग्रीमेंट 2014 में हुआ था, वो डोनबास क्षेत्र में शांति के लिए हुआ था। ध्यान रखना होगा, ये डोनबास क्षेत्र की शांति के लिए मिन्स्क एग्रीमेंट 2014 में हुआ था। आगे बात करते हैं हम पावर ऑफ साइबेरिया की। ये एक टर्म है, पावर ऑफ साइबेरिया। यह गैस पाइपलाइन है रशिया और चाइना के बीच में। ठीक है। उसी से रिलेटेड एक और शब्द है नॉर्ड स्ट्रीम। ये रशिया और यूरोप, मेनली जर्मनी के बीच में गैस पाइपलाइन है। ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं नाटो की। नाटो की बात करते हैं। नाटो का जो हेडक्वार्टर है वो ब्रसेल्स में है। इसमें 30 सदस्य हैं। यह सामूहिक सदस्यों की सुरक्षा के संकल्प पर यह काम करता है। आगे बताता हूँ इसके बारे में। इसकी स्थापना हुई थी 1949 में। हाँ, सामूहिक रक्षा के सिद्धांत पर कार्य करता है। मतलब जो 30 सदस्य हैं इसके, उनमें से अगर किसी एक पर भी हमला होता है तो वो सभी पर हमला माना जाएगा, जो भी नाटो के सदस्य हैं उनके ऊपर। इसका जो उद्देश्य था वो था यूएसएसआर की साम्यवादी विचारधारा को रोकना। जो यूक्रेन था वो अमेरिका के साथ में नाटो का सदस्य था। तो नाटो से अभी यही चर्चा में आया है कि यूक्रेन पर हमला हुआ है, तो जो नाटो के सभी सदस्य वो सभी अपने देशों पर हमला हुआ समझ रहे हैं, इसलिए उन्होंने रूस के ऊपर कड़े प्रतिबंध आरोपित कर दिए हैं। नाटो क्लियर।
अगला जो है वो है सी एस टी ओ। सी एस टी ओ कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर रशिया में है और ये 2002 में स्थापित हुआ था। इसको ताशकंद पैक्ट भी कहा जाता है। इसमें ये सेम नाटो की तरह ही है। इसके जो देश है वो अलग है। इसमें कौन कौन से देश है? रूस, आर्मेनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान। नाटो के जैसा ही सेम संगठन भी है सीएसटीओ, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये भी सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत पर ही काम करता है। 2002 में रशिया में इसका हेडक्वार्टर है, वहां पर स्थापना हुई थी। इसको ताशकंद पैक्ट भी कहा जाता है। इसमें जो सदस्य है वो अलग अलग है, इनका ध्यान रखना होगा। आगे बढ़ते हैं हम। कुछ शब्द जो है अभी चर्चा में रहे थे, इन शब्दों को लेकर कभी कभी पूछा जा सकता है कि जो 26-23 है वो किससे संबंधित है। एक्चुअली में यूएन ने एक प्रस्ताव पारित किया है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, वो यूक्रेन से रिलेटेड है। तो इसलिए कहा जा सकता है कि 26-23 जो है वो यूक्रेन से रिलेटेड है। उसी तरह 26 जो 53 है वो अफगानिस्तान से रिलेटेड है। ये यूएनएससी में प्रस्ताव पारित किए गए थे, दोनों 26-23 और 26-53। 26-23 यूक्रेन से रिलेटेड, 26-53 अफगानिस्तान से रिलेटेड, जो कि यूएन में पेश किए गए दो प्रस्ताव थे। ये टर्मिनोलॉजी ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है बहुत। आगे चलते हैं हम। एक और शब्द चर्चा में बना हुआ था, टोकामेक। टोकामेक एक एक्सपेरिमेंटल प्रायोगिक पद्धति है जो कि संलयन की ऊर्जा का उपयोग करने के लिए डिजाइन किया गया है। संलयन मतलब न्यूक्लियर फ्यूजन। इसकी ऊर्जा का उपयोग करने के लिए डिजाइन किया गया है। याद रखना टोकामेक के बारे में। अगर एक लाइन में क्वेश्चन आता है कि टोकामेक क्या है, तो उसका जो रिलेशन है वो है न्यूक्लियर फ्यूजन। संलयन की ऊर्जा का उपयोग करने के लिए डिजाइन किया गया है। संलयन ऊर्जा को मेनली नियंत्रित करने का काम करता है टोकामेक। ये अभी प्रायोगिक तौर पर है, सक्सेस नहीं हुआ है अभी, मतलब एक्सपेरिमेंटल तौर पर है। अगला जो टर्म है वो है अरीबाडा। अरीबाडा एक प्रक्रिया है, ध्यान रखने वाली बात होगी। अरीबाडा एक प्रक्रिया है। आपने सुना होगा ओडिशा में ओलिवुडिडले कछुए बहुतायत में पाए जाते हैं, जो कि ऋषिकुल्या के पास में है। वहां पर मादा कछुओं के द्वारा हजारों की संख्या में अंडे देने की जो प्रक्रिया है उसको अरीबाडा कहा जाता है। टर्म ध्यान रखना है, अरीबाडा। तो ये कुछ छोटे छोटे टर्म थी। अब छोटे छोटे टॉपिक के बाद में हम एक बड़ा टॉपिक भी लेते हैं आज, जो कि इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड होगा। हमने छोटे छोटे बहुत बहुत सारे टॉपिक देख लिए हैं, जैसे कि सबसे पहले हमने देखा ग्रीन शू ऑप्शन, फिर हमने देखा मोंटेक्स कन्वेक्शन, फिर हमने मिन्स्क एग्रीमेंट देखा, पावर ऑफ साइबेरिया देखा, नॉर्ड स्ट्रीम देखा, और नाटो देखा, सीएसटीओ देखा, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, 26-23 देखा, 26-53 देखा। इस तरीके से हमने बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक देखे हैं। अरीबाडा देखा, टोकोमेक देखा। ठीक है, तो अगला शुरू करते हैं हम। टॉपिक है इकोनॉमी के अंतर्गत, ये बड़ा टॉपिक है रिवर्स रेपो नॉर्मलाइजेशन। उससे पहले हम कुछ छोटे छोटे टॉपिक इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक छोटी सी टर्म है, वो आपको ध्यान रखनी होगी। टर्म है अकोमोडेटिव स्टांस। अकोमोडेटिव स्टांस, इसी का ही दूसरा नाम है डोविन्स इजी मॉनेटरी पॉलिसी। अकोमोडेटिव स्टांस, डोविन्स इजी मॉनेटरी पॉलिसी, तीनों एक ही चीज के नाम है। इसका मतलब है आरबीआई रेपो रेट जो है लगातार, आरबीआई द्वारा रेपो रेट या तो लगातार कम किया जा रहा है या उसको बिल्कुल भी बढ़ाया नहीं जा रहा है। ये ध्यान रखने वाली बात है।
कि ना तो इसमें मतलब कम होने का मतलब है या ना बढ़ाने से मतलब है। इसका अकोमोडेटिव स्टांस का सीधा सा मतलब है ना तो आरबीआई रेपो रेट को कम कर रहा है और ना ही उसको बढ़ा रहा है, मतलब लगातार एक जैसी बनाए रख रहा है। उसको अकोमोडेटिव स्टांस कर देता है। पिछला आपने कुछ देखा होगा कि 2-3 मतलब लगभग 2 साल से रेपो रेट ना तो बढ़ी है और ना ही कुछ घटी है, तो उसको अकोमोडेटिव स्टांस कहा जा सकता है। आगे हम थोड़ी सी रेपो रेट के बारे में बात कर लेते हैं। अगर रेपो रेट अगर रेपो रेट लगातार डिक्रीज होती है, आपने रेपो रेट के बारे में पढ़ा ही होगा इकोनॉमी में। यहाँ पर हम बेसिक की चर्चा नहीं करते हुए सिर्फ करंट अफेयर्स के कुछ मुद्दे हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अगर रेपो रेट अगर डिक्रीज हो रही है लगातार, तो बोरोइंग कॉस्ट जो होती है वो कम हो जाती है। मतलब कोई कंपनी है, वो उधार लेने जाती है बैंक के पास में, तो उसकी जो लागत होगी वो कम हो जाएगी क्योंकि रेपो रेट भी कम है। अगर रेपो रेट कम होगी तो लोग ज़्यादा लोन लेंगे, जिससे क्या होगा, लिक्विडिटी बढ़ जाएगी मार्केट में, और अगर मार्केट में ज़्यादा पैसा आ जाएगा तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। ये यहाँ पर यह ध्यान देने वाली बात है कि अगर यूपीएससी में ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, रेपो रेट लगातार कम होती है तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, उससे इन्फ्लेशन बढ़ सकती है, ध्यान रखने वाली बात है। क्यों इन्फ्लेशन बढ़ सकती है? तो इससे बोरोइंग कॉस्ट कम हो जाएगी। कॉस्ट कम होने से मार्केट में पैसा ज़्यादा आ जाएगा, एकदम लिक्विडिटी तरलता जो है एकदम बढ़ जाएगी। तरलता बढ़ने से इन्फ्लेशन आ जाएगा। ठीक है, इसी के अंदर है इंडियन कंपनी के लिए क्रेडिट अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी, स्पेशली जो है एनबीएफसी के लिए। मतलब वही है, अगर लोन ज़्यादा लेने लग जाएंगे लोग तो उनकी जो साख उपलब्धता है वो ज़्यादा हो जाएगी। एक छोटी सी टर्म है, नेट नेट इंटरेस्ट इनकम या नेट इंटरेस्ट मार्जिन। होता क्या है, बैंक जो है होता क्या है बैंक जो है आरबीआई से 4% की दर पर पैसा लेते हैं और कस्टमर को 6% की दर पर देते हैं। आरबीआई से पैसा लेते हैं उधार, सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है अभी फिलहाल। बैंकों के पास और भी बहुत सारे साधन होते हैं जैसे कि लोगों की जमा, लेकिन वो सब तो लाइबिलिटी होती है। तो आरबीआई से पैसा लेते हैं बैंक 4% की दर पर, कस्टमर को देते हैं 6% की दर पर। जो बीच में जो 2% का मार्जिन होता है ना, उसको नेट इंटरेस्ट मार्जिन या नेट इंटरेस्ट इनकम कहा जाता है। छोटी सी टर्म है, ध्यान रखना बस। आगे चलते हैं। अब हाल ही का जो वर्तमान है उसके बारे में आपको पता ही होगा कि अगर रेपो रेट को कम कर दें तो अभी बहुत सारी महंगाई बढ़ गई है, पेट्रोल डीजल आपको पता ही होगा। तो आरबीआई आखिर बैठा हुआ क्यों है? आखिर क्या कारण है कि मुद्रास्फीति बढ़ने के बाद भी आरबीआई ने अब तक रेपो रेट नहीं बढ़ाया? अगर आरबीआई चाहे तो रेपो रेट बढ़ाकर तरलता को खींच सकता है, लेकिन आखिर क्या कारण है जो आरबीआई ने अभी तक ऐसा काम नहीं किया है? और आखिर क्या कारण है कि मुद्रास्फीति के चलते भारतीय परिवारों की क्रय शक्ति कम हो रही है लेकिन आरबीआई ने रेपो रेट नहीं बढ़ाया, लोग खरीदारी नहीं कर रहे हैं, उसके बाद भी आरबीआई रेपो रेट नहीं बढ़ा रहा है, आखिर क्यों? इसका जो आंसर है उसके अंदर बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, तो ध्यान लगाकर सुनना आप एकदम। पहला जो है इसके अंदर जो है, भारत का आउटपुट गैप अभी भी नेगेटिव है। आउटपुट गैप अगर आपको नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं, आप आउटपुट गैप का मतलब होता है एक्चुअल जो आउटपुट है उसमें से पोटेंशियल आउटपुट घटा देने का, जिसको हम सामान्य भाषा में जीडीपी या पोटेंशियल जीडीपी भी कह सकते हैं। पोटेंशियल जीडीपी जो होती है वो हमारी क्षमता कितनी है उस पर उसको बताते हैं, और एक्चुअल जीडीपी जो हम वर्तमान में प्राप्त हो रही है हमको, या जो वर्तमान में चल रही है उसको एक्चुअल जीडीपी कहा जाता है। मान लो कि हमारी जो क्षमता है जीडीपी की वो है 100, वो है 100। तो और जो
एक्चुअल जीडीपी है वो है 80। तो जो आउटपुट गैप है वो अभी भी -20 बना हुआ है। जो -20 बना हुआ है, ये इंडिया के साथ भी यही हो रहा है। जो हमारी जो पोटेंशियल है, हम जो काम कर सकते हैं संसाधनों से, और जो हम एक्चुअल में जो हम उत्पादन कर रहे हैं, एक्चुअल में जो हमारी जीडीपी है वो कम है उससे। तो ये भी एक कारण है। जो जैसे कि मैंने बताया कि -20 चल रही है, उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं। जो अगर आउटपुट गैप नेगेटिव है तो उसके क्या कारण हो सकते हैं। क्या कारण हो सकते हैं कि हम 100 के पास नहीं पहुंचे हैं और अभी भी कमी है। उसका कारण बेरोजगारी बढ़ गई होगी मार्केट में, इकोनॉमी में मांग कम हो चुकी होगी एकदम, या आर्थिक मंदी का दौर शुरू हो चुका होगा। अगर बेरोजगारी मार्केट में बढ़ गई होगी, इसलिए तो हम पोटेंशियल जीडीपी की तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्यों हमारी एक्चुअल जीडीपी कम है अभी भी। बेरोजगारी हो गई होगी मार्केट में, या फिर एक मांग ही कम हो गई होगी, आर्थिक मंदी का दौर शुरू हो गया होगा, इसलिए पोटेंशियल जीडीपी की तरफ हम नहीं बढ़ पा रहे हैं। मान लो कि अगर हमारी जो कैपेसिटी है वो 100 है, लेकिन हम यहाँ पर 110 110 हमारी एक्चुअल जीडीपी है, और हमारी पोटेंशियल 100 ही थी, तो जो आउटपुट गैप है वो पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये ध्यान रखना कि जो आउटपुट गैप जो नेगेटिव था ऊपर, उसके भी नुकसान थे, अभी भी ऊपर देखे हमने थे। लेकिन अगर पॉजिटिव हो जाएगा तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये फायदे में रहेगा। इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि ये फायदे में रहेगा। अगर आउटपुट गैप पॉजिटिव होता है तो भी ये नुकसान वाली ही बात है। आखिर क्यों, देखते हैं। हम हमारी कैपेसिटी हम 100 या हम 110 कर रहे हैं, इसके क्या कारण है। श्रमिकों से ज़्यादा काम कराया जा रहा होगा, तभी तो हम ज़्यादा जीडीपी हमारी ज़्यादा बढ़ गई है। अगर उनको पैसा भी बराबर दिया जाता तो ये जो डिफरेंस होता वो जीरो होता, लेकिन उनको पैसा बराबर नहीं दिया है। दूसरा, मांग ज़्यादा हो गई होगी एकदम, लेकिन अभी भी अंडर वेजेस है, लोगों की आय नहीं बढ़ रही है, लोग खरीदारी नहीं कर रहे हैं। ये वही बात है वेतनमान में वृद्धि की लेकर। ये वही जो फर्स्ट वाला है उसी से रिलेटेड है। अर्थव्यवस्था में क्षमता से अधिक कार्य कराया जा रहा है। श्रमिकों से मतलब है कि सारे तरह के श्रमिक। अ, तो जो आउटपुट गैप जो है वो सबसे अच्छा माना जाता है जीरो, क्योंकि अर्थव्यवस्था को स्थिर करना ज़्यादा आवश्यक है, आउटपुट गैप को जीरो की तरफ ले जाना ज़्यादा आवश्यक है। इसलिए आरबीआई अभी तरलता को बनाए रखेगा, रेपो रेट में वृद्धि या बड़ा परिवर्तन नहीं करेगा। तो आपको आंसर मिल गया होगा कि आरबीआई जो है वो रेपो रेट क्यों नहीं बढ़ा रहा है, क्योंकि उसको आउटपुट गैप जीरो रखना है। जीरो क्यों रखना है वो आप पीछे सुन चुके हैं। तो ये कुछ छोटी सी बातें हैं। अगर आउटपुट गैप नेगेटिव होता है तो डिमांड कम हो जाएगी और इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। अगर आउटपुट गैप पॉजिटिव होता तो डिमांड बढ़ेगी और इन्फ्लेशन भी बढ़ जाएगी। पहला पॉइंट था आउटपुट गैप का कम होना। दूसरा पॉइंट जो है, आखिर आरबीआई मतलब जो सेकंड पॉइंट है वो उस चीज़ का है कि आरबीआई जो है रेपो रेट क्यों नहीं बढ़ा रहा है। पहला पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया है। सेकंड पॉइंट जो है वो है भारत में फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर अभी भी बहुत कम है। मतलब लोग अभी भी खरीद नहीं रहे हैं। एकदम लॉकडाउन लग गया था, लॉकडाउन के बाद भी लोगों ने एकदम चीज़ों को खरीदा नहीं है। तो इसलिए भी आरबीआई रुका हुआ है कि लोग एक बार मार्केट में आए और थोड़ी सी स्थायी या स्टेबिलिटी आए। आरबीआई एक आंतरिक तौर पर कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे कराता है, ध्यान रखने वाली बात है। 2 पॉइंट हो गए। थर्ड पॉइंट जो है वो अफोर्डेबल हाउसिंग डिमांड की अफोर्डेबल हाउसिंग की डिमांड जो है वो बढ़ रही है। जो कि प्रधानमंत्री की जो आवास सुरक्षा योजना है उसके तहत हाउसिंग की डिमांड बढ़ रही है। तो हाउसिंग की डिमांड
बढ़ने के कारण आरबीआई अभी वेट एंड वॉच में है कि इसके द्वारा बहुत सारे सेक्टर जो है उनको लाभ मिल रहा है। अगर रेपो रेट एकदम बढ़ जाएगी तो जो ये अफोर्डेबल हाउसिंग की डिमांड है वो घट भी सकती है। तो इसलिए आरबीआई रेपो रेट नहीं बढ़ा रहा है। ये इसके बढ़ने से फ़ायदा ये है कि लोग मकान बनाएंगे तो उसमें बहुत सारे सेक्टर ऐसे हैं जिनको फ़ायदा मिलेगा। सर्विस सेक्टर हो गया, ईंट वाला हो गया, पेंट वाला हो गया, लाइट वाला हो गया, इलेक्ट्रिसिटी लाइट हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गए। अगर ये काम चलता रहेगा, हाउसिंग डिमांड बढ़ती रहेगी तो बहुत सारे सेक्टर्स को फ़ायदा मिलेगा। अगर रेपो रेट एकदम बढ़ा दी जाएगी तो लोन महंगे हो जाएंगे और लोग लोन नहीं लेंगे। एक स्कीम है जो कि केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाती है, क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम। अगर आप इसके दायरे में आते हैं तो लोन के ऊपर अगर 10 लाख का लोन है, 10 लाख प्लस का, उस पर अगर 7% का इंटरेस्ट लग रहा है तो आपको केंद्र सरकार जो है वो 2.5% की केंद्र सरकार जो है आपको 2.5% की सब्सिडी देगी और आपके पास 4.5% ही आपको देना होगा। एक केंद्र सरकार की स्कीम है, क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम। इसमें ध्यान रखना है कि ये पूरी सब्सिडी नहीं दे रही है। हाउसिंग लोन के लिए केवल 2.5% की सब्सिडी दी जा रही है। जितना भी इंटरेस्ट होगा, अगर 5% इंटरेस्ट है, 5% तो होता नहीं है, अगर 8% इंटरेस्ट है तो 2.5% सब्सिडी मान ली जाएगी। ठीक है, 3 कारण हो गए। चौथा है जो सप्लाई साइड का इन्फ्लेक्शन है। हो सकता है कि बाहरी ये जो क्राइसिस आ रखा है वो है भू राजनीतिक तौर पर आ रखा है, इसलिए भी आरबीआई रेपो रेट को नहीं बढ़ रहा। पांचवा जो पॉइंट है वो है ग्लोबल परचेस मैनेजिंग इंडेक्स। ग्लोबल परचेस मैनेजिंग इंडेक्स, पीएमआई। पीएमआई कौन जारी करता है? पीएमआई जारी किया जाता है आईएचएस मार्केट, आईएचएस मार्केट। पीएमआई जारी किया जाता है आईएचएस मार्केट के द्वारा, जिसका मतलब है परचेस मैनेजिंग इंडेक्स। तो आइए बात करते हैं हम ग्लोबल परचेस मैनेजिंग इंडेक्स के बारे में। अगर पीएमआई 50 से ज़्यादा है तो ग्रोथ लौट के आ रही है, मतलब ग्रोथ पहले कम हो गई थी वो वापस आ रही है। अगर पीएमआई 50 से कम है तो कॉन्ट्रैक्शन, अर्थव्यवस्था सिकुड़ रही है। विगत 18 मंथ में जी पीएमआई में कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिला है। हम आगे अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, हमारा रिवर्स रेपो नॉर्मलाइजेशन। आरबीआई के पास रेपो रेट बढ़ाने का कोई ऑप्शन नहीं है। क्यों नहीं है? अभी हमने ऊपर 6 पॉइंट देखे, आरबीआई रेपो रेट को नहीं बढ़ा सकता उन 6 पॉइंटों के कारण। तो आरबीआई ऐसा क्या करे जिससे कि इन्फ्लेशन है, महंगाई जो है वो कंट्रोल में आए? तो आरबीआई उसके लिए रिवर्स रेपो नॉर्मलाइजेशन की पद्धति को अपना सकता है। मैं आपको शॉर्ट में बता दूं अगर, तो रिवर्स रेपो नॉर्मलाइजेशन जो है ना तो रिवर्स रेपो को कम करेगा ना रिवर्स रेपो को बढ़ाएगा। मैं बता दूं एक बार आपको, रिवर्स रेपो और मतलब रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, इन दोनों के बीच में जो अंतर है वो मैक्सिमम अंतर जो है वो 25% इसको नहीं कहा जाता है, 25 बेसिस पॉइंट का होना चाहिए। इन दोनों के बीच में जो अंतर है वो 25 बेसिस पॉइंट का होना चाहिए। लेकिन अभी वर्तमान में क्या है, ये जो है अंतर वो बढ़ गया है। 4.35 के तकरीबन रेपो रेट चल रही है और रिवर्स रेपो रेट उसके भी कम है। तो जो अंतर है, डिफरेंस जो है वो बढ़ गया है। इस डिफरेंस को कम करने की प्रक्रिया रिवर्स रेपो नॉर्मलाइजेशन कहलाती है। रिवर्स रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के बीच में जो अंतर है, ध्यान से सुनना आप, रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट के बीच में जो अंतर है वो मैक्सिमम 25 बेसिस पॉइंट होना चाहिए। लेकिन वर्तमान में ये 25 बेसिस पॉइंट से कहीं ज़्यादा है। इसको 25 बेसिस पॉइंट तक लाने की जो प्रक्रिया है उसको रिवर्स रेपो नॉर्मलाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ एक पैराग्राफ में या एक लाइन में इसको इतना याद रखना है
मतलब बहुत सारे ऑप्शन आएंगे कि रिवर्स रेपो को कम कर दिया जाएगा या बढ़ा दिया जाएगा, नहीं, सीधा से ध्यान रखना रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट के बीच में 25 बेसिस पॉइंट का अंतर होना चाहिए, लेकिन वर्तमान में ज़्यादा है, उसको 25 बेसिस पॉइंट को अंतर को बरकरार या कंटिन्यू रखने के लिए रिवर्स रेपो नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। ये वही लिखा हुआ है सर। एक जो टर्म है, कुछ टर्म आपको ध्यान रखनी होगी। अगर रेपो रेट बढ़ता है तो इसे तकनीकी भाषा में कहा जाता है कैलिब्रेटेड टाइटनिंग या हॉकिश या टाइट मॉनेटरी पॉलिसी। मैंने आपको ऊपर ऊपर बताया था कि रेपो रेट को कम करने की प्रक्रिया डोविश भी कहा जाता है। डोविश का जस्ट उल्टा है, अगर रेपो रेट बढ़ाई जाती है तो इसको हॉकिश कहा जाता है। दो वर्ड ध्यान रखना, डोविश ऊपर ऊपर पढ़ाया हुआ है, आप वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं। कुछ टर्म है, ये इनको भी ध्यान रखनी होगी। अगर रेपो रेट बढ़ता है तो इसको कहते हैं कैलिब्रेटेड टाइटनिंग या हॉकिश या टाइट मॉनेटरी पॉलिसी। रेपो रेट को अगर बढ़ाया जाए तो रिवर्स रेपो रेट होता क्या है एक्चुअली में? बैंक कुछ पैसा देते हैं आरबीआई को, मान लो 10,000 रुपये दिया है, तो आरबीआई उनको वास्तव में 10,000 प्लस 3.35 के भी रिवर्स रेपो रेट है, उसके ब्याज के साथ में पैसा वापस बैंक को दे देगा। जो रेपो रेट है वो 4% के आसपास है, तो आप देख सकते हैं कि जो 65 बेसिस पॉइंट का अंतर हो चुका है उसको 25 बेसिस पॉइंट तक लाने की प्रक्रिया रिवर्स रेपो नॉर्मलाइजेशन कहा जाता है। रिवर्स रेपो नॉर्मलाइजेशन का निहितार्थ है कि तार्किक रूप से रेपो रेट एवं रिवर्स रेपो रेट में अंतर 0.25% होना चाहिए। उसी को 25 बेसिस पॉइंट भी कहा जाता है कहीं पे, क्योंकि वर्तमान रिवर्स रेपो और रेपो के बीच अंतर बहुत ज़्यादा है, इसे 0.25 तक लाने की प्रक्रिया को नॉर्मलाइजेशन कहेंगे। ये मैंने आपको समझा दिया है ऊपर ऑलरेडी। यदि रिवर्स रेपो नॉर्मल होता है तो उसके क्या कारण हो सकता है? अगर नॉर्मल होता है तो मार्केट में लिक्विडिटी कम हो जाएगी, लिक्विडिटी कम हो जाएगी तो सरप्लस कैश कम हो जाएगा, ऑब्जर्व कर लेगा आरबीआई, जिससे कि लंबी अवधि में इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगी। ये ध्यान रखने वाली बात। हाँ, तात्कालिक रूप से इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन लंबी अवधि में कहा जा सकता है। लेकिन कुछ तो करना ही होगा ना आरबीआई को। रिवर्स रेपो रेट नहीं बढ़ा सकती आरबीआई, क्यों नहीं बढ़ा सकती? ऊपर 6 पॉइंट बताए गए हैं, रट लेना होगा। रिवर्स रेपो रेट अगर नहीं बढ़ाएगी तो क्या कर सकती है? रेपो रेट मतलब रेपो रेट नहीं बढ़ा सकती तो आरबीआई क्या कर सकती है? छेड़खानी करेगी रिवर्स रेपो रेट के साथ में। इन्फ्लेशन तो कम कंट्रोल करना ही होगा ना कहीं ना कहीं। कब तक ऐसे बैठे रहेगी कि बाहर के झगड़े हुए कि जियो पॉलिटिकल क्राइसिस हुआ है कि जो भी हुआ है। तो रिवर्स रेपो रेट के साथ में रिवर्स रेपो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अभी हाल ही में की जाने वाली है, इसको ध्यान रखने वाली बात है। इससे फायदा क्या होगा? इन्फ्लेशन में लंबी अवधि में इन्फ्लेशन जो है कम हो जाएगा, भविष्य में रेपो रेट भी बढ़ाया जाएगा। इसका मतलब ये भी निहितार्थ है जो कि एकदम ध्यान रखना ही है। ये बजट के कुछ टर्म है। अभी जो बजट पेश हुआ है, जो सरकार का जो बजट है, वो बजट है 39 लाख करोड़, 39 लाख करोड़ का बजट है। सरकार का जो रेवेन्यू है वो 25 लाख करोड़ है, और जो 14 लाख करोड़ है वो मार्केट से बोरोइंग की जाएगी। अगर मार्केट से सरकार बोरोइंग की जाएगी तो ध्यान 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 देने वाली बात इसमें है कि 10 साल के जो बॉन्ड यील्ड है वो बढ़ जाएंगे। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, सिर्फ तीन, इसको मत ध्यान रखना, इसको ध्यान रखना कि 39 लाख करोड़ का टोटल बजट है सरकार का, 25 लाख करोड़ रेवेन्यू है सरकार की, और 14 लाख 14 लाख करोड़ रुपए मार्केट से बोरो की जाएंगे। तो मुख्यतः बात करूँ, ये ऊपर पढ़ लिया है हमने। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास को हम यहीं एंड करते हैं। ये हमारी फर्स्ट क्लास थी। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ छोटे छोटे टॉपिक और एक रिवर्स रेपो नॉर्मलाइजेशन का बड़ा टॉपिक समझ में आया होगा। छोटे छोटे टॉपिक में हमने कम से कम 5-7 टॉपिक देखे थे, जैसे कि ग्रीन शू ऑप्शन, मॉन्ट्रेक्स कन्वेक्शन, मिन्स एग्रीमेंट, पावर ऑफ साइबेरिया, नॉर्ड स्ट्रीम, नाटो नाटो, सीएसटीओ,
26-23, 26-53, टोकामेक, अरीबाडा, ये छोटे छोटे टॉपिक थे, इनको आप अच्छे से देखना। और बड़ा टॉपिक इंडियन इकोनॉमी का हमने डिस्कस किया है, तो आगे भी हम इसी तरह से करंट अफेयर्स को कंप्लीट करेंगे, जो कि स्पेशली तौर पर होगा प्रीलिम्स 2022 के लिए, यूपीएससी। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।